नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आपका मगध साम्राज्य चल रहा है और मगध में भी हम इसमें कुछ टॉपिक आपका पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने इसमें आपका बृहदत्त वंश के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसके आपके हर्यक वंश के बारे में इसमें देखा और इसके बाद आपका जो शिशुनाग वंश है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और कल हमने जो था इसमें आपके नंद वंश के बारे में भी पढ़ा। आज जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका मौर्य साम्राज्य। अर्थात अब मगध में जो शासन करने वाले होंगे वो कौन होगा, आपका मौर्य होंगे। अब सबसे पहली क्लास में हमने इसमें देखा था कि बृहदत्त जो वंश था, इस वंश का संस्थापक आपका बृहद्रथी होता है, इसने इस वंश की स्थापना की। इसके बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम आपका जरासंध देखने को मिलता है। इसने आपका यहाँ पर अपनी राजधानी वसुमती को भी बनाया और राजगृह बनाया, इसमें हमने बात करी। आखिरी शासक इसमें हमें देखने को मिलता है जिसका नाम आपका रिपुंजय है। तो ये याद रखना, आपके इस वंश का पहला शासक हमें बृहदत्त देखने को मिलता है, दूसरा आपका जरासंध देखने को मिलता है, लेकिन बीच में कोई शासक देखने को नहीं मिलता, लेकिन अंतिम शासक का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम आपका रिपुंजय है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा विवाद भगवान कृष्ण के साथ इसका होता था जरासंध का, और आपके इसी में भीम के साथ आपके मल्ल युद्ध जब होता है तो उसमें जो है आपके भीम आपके जरासंध की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो इसकी जानकारी केवल आपके देखा जाए तो महाभारत, आपके जो महाभारत है इसमें हमें देखने को मिलता है। इसमें हमने इसमें डिटेल में आपका पढ़ चुका है। इसके बाद आपका अगला वंश था जिसका नाम हर्यक वंश था। हर्यक वंश की बात अगर हम करें तो पहला शासक इसी में हमने आपका बिंबिसार के नाम के बारे में पढ़ा था। इसमें इसने शासन किया, इसकी साम्राज्य की नीति कैसी थी हमने इस पे बात करा। दूसरा अगर देखा जाए इसके बाद अगला शासक अजातशत्रु आता है। इसके बाद आपका उदयन जो था इसका पुत्र आता है शासक। चौथा शासक जिसका नाम अनिरुद्ध देखने को मिलता है और पांचवा शासक इसमें आपका मुंड हो गया और आखिरी शासक जिसका नाम क्या था, आपका नागदशक था। ये याद रखना कि इस नागदशक की हत्या जो है वो नंद वंश का, अगर देखा जाए नाग वंश का जो है इसका नाम आपका क्या है, शिशुनाग है। शिशुनाग क्या करता है, इसकी हत्या करता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिससे हम आपके शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद इसका बेटा जो था जिसका नाम आपका कालाशोक हमने कल पढ़ा, इसी को आपके काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अग्रसेन जो है इसकी हत्या करता है जिसका अग्रसेन को ये आपका महापद्मानंद के नाम से जाना जाता है। और इस वंश का आखिरी शासक इसका नाम क्या था, आपका घनानंद। और घनानंद की हत्या करता है आपका कौन, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से करेंगे, आपके कौटिल्य की सहायता से, और एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम क्या है, आपका मौर्य वंश। तो यहाँ तक जो है हम आपका पूरा पढ़ चुके हैं, यानी कि हर्यक वंश हम बृहदत्त वंश देख चुके हैं, हर्यक वंश देख चुके हैं, शिशुनाग और नंद वंश हो गया। आज हम जिस वंश की बात करने वाले हैं वो वंश कौन सा है, आपका मौर्य वंश है। तो आज हम इसमें मौर्य वंश पे आपकी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमें आपका इसके जानकारी के स्रोत, यानी कि हमें आपके मौर्य वंश की जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है, सबसे पहले इसके बारे में आपका समझना है। अब इसमें बात करी जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक किताब है जिसका नाम क्या है, आपका अर्थशास्त्र है। हमें अर्थशास्त्र से इसकी जानकारी देखने को मिलती है। इसका प्रशासन हो गया, इसकी सामाजिक स्थिति हो जाती है, इसकी आर्थिक स्थिति होगी, सारे हमें कहाँ से देखने को मिलती है, अर्थशास्त्र में। अब ये याद रखना, इसमें इसकी जानकारी के स्रोत जो है आपके साहित्य और अभिलेख दोनों हैं। अभिलेख हम जब सारे शासक पढ़ लेंगे आपके मौर्य के, उसके बाद जो है हम किस पे बात करेंगे, अभिलेखों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बात करेंगे आपकी साहित्य में देखा जाए तो पहली किताब जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। ये याद रखना, अर्थशास्त्र के राइटर जो हैं, लेखक जो हैं, इन्हें हम आपके विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम आपके चाणक्य के नाम से भी आपका जानते हैं। और अगर देखा जाए तो इनको अन्य नाम आपका जो अभय है, अभय के नाम से भी इनको आपका जाना जाता है। तो ये याद रखना कि इनका जो मूल नाम है आपके किसका, आपके चाणक्य का, वो कौन सा हो गया, आपका विष्णुगुप्त हो गया। ये याद रखना, विष्णुगुप्त इनका क्या हो गया, आपका मूल नाम हो गया। और ये आपके चाणक्य जो है अगर देखा जाए तो सबसे पहले चाणक्य याद रखना कि जो आपके चाणक जाति से संबंधित है, इसलिए इनको आपका चाणक्य कहा गया, यानी कि कभी हारते नहीं थे, इसीलिए इनको अभय के नाम से भी जाना गया। कौटिल्य आप सबको पता है, राजनीति में आपका जो था उनका राजनीतिक का ज्ञान ज्यादा था, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, आपके कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इसके नामों की चर्चा होगी। सबसे पहले इस किताब की अगर हम बात करें तो इस किताब में सबसे पहला जो है ये किस भाषा में आपका लिखा गया, संस्कृत भाषा में। ये याद रखना, जो अर्थशास्त्र है, ये जो भाषा है, इसकी भाषा कौन सी देखने को मिलती है, आपके संस्कृत भाषा।
अब दूसरा इसमें याद रखना, ये जो आपकी किताब है इसकी जो शैली हमें देखने को मिलती है, हमें चंपू शैली देखने को मिलती है। चंपू शैली का मतलब होता है कि जो गद्य और पद्य आपके दोनों में लिखा होता है उसी को हम आपके चंपू शैली के नाम से आपका जानते हैं। तो ये याद रखना, अर्थशास्त्र जो है आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और अगर इसमें शैली देखी जाए तो शैली कौन सी होगी, इसमें आपके चंपू शैली होगी। और चंपू शैली अगर देखा जाए तो आपके गद्य पद्य आपके दोनों में होता है। अब ये याद रखना, ये जो विषय है, विषय कहने का मतलब है किताब में किसके बारे में, यानी कि किस चीज के बारे में लिखा गया है, हमें इसमें आपके राजनीति के बारे में ही आपका देखने को मिलता है, इसीलिए इसका विषय कौन सा हो गया, राजनीति। अगर इसके विषय में जो हमें जानकारी देखने को मिलेगी, मैंने अभी आपसे कहा कि मौर्य वंश का अगर हम प्रशासन देखेंगे, इनकी आपकी सामाजिक स्थिति देखेंगे और इनकी आर्थिक स्थिति देखेंगे, तो सारा का सारा हमें कहां से देखने को मिलता है, आपके अर्थशास्त्र में ही देखने को ये मिलेगा। अब ये याद रखना, ये जो किताब है आपके 1905 में प्राप्त हो रखी है, ये तंजौर में एक आपके भट्ट स्वामी, एक आपके ब्राह्मण थे, इनको ये आपकी किताब प्राप्त होती है। और आप ये याद रखना कि बाद में वो क्या करते हैं, इसके हस्तलिखित यानी कि इसके हाथ से लिख के कई कॉपियां बनाते हैं। एक कॉपी जो है वो इसी के आपके मद्रास में, मद्रास जो पुस्तकालय था, यहाँ पर आपके श्याम शास्त्री जो थे आपके अध्यक्ष थे, तो श्याम शास्त्री को देकर भी आते हैं। कहने का मतलब है ये याद रखना कि जो किताब है आपके भट्ट स्वामी को प्राप्त हुई, उन्होंने इस पर आपके इसकी कई कॉपियां बना रखी है, और उनमें से एक कॉपी किसको दे रखी है, आपके श्याम शास्त्री को आपका दे रखे। तो हमें पहले आपकी थोड़ा बहुत जानकारी किसके बारे में होनी चाहिए, आपके अर्थशास्त्र के बारे में। अब यहां पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसमें हमें अधिकरण देखने को मिलते हैं, और इसी में आपका प्राधिकरण देखने को मिलता है, और तीसरा जो है इसमें हमें आपको कुछ श्लोक देखने को मिलते हैं। तो अधिकरण इसमें 15 हो गए, और प्राधिकरण इसमें कितने हो जाएंगे, 180, और श्लोकों की संख्या लगभग आपके कितने हैं, आपके 6000 के आसपास में। हमें इन सब पे डिटेल पे चर्चा नहीं करनी है, हमें केवल आपके साप्तांगिक सिद्धांत के बारे में इसमें जानना है। आप ये याद रखना, अधिकरण जो है हम इसी को आपके अध्याय के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसमें आपके अध्याय कितने हो गए, आपके 15 हो जाते हैं, यानी कि इसके भाग आपके 15 हो गए। और इसी में प्राधिकरण जो है इसके उपभाग हो जाएंगे, इनकी कितनी संख्या आपकी 180 है, और श्लोकों की संख्या कितनी होगी, इसमें 6000 होगी। अब ये याद रखना, ये जो 15 भाग हैं इसमें से एक भाग है, छठा भाग है, इसी को मंडल योनि के नाम से आपका जाना जाता है। यानी कि जो मंडल योनि है ये आपका अर्थशास्त्र में आपका जो है छठा भाग आपको देखने को मिलेगा। इसी में जो है आपके जो कौटिल्य हैं उन्होंने आपका साप्तांगिक जो सिद्धांत है इसके बारे में बतलाया है, यानी कि एक राजा को क्या क्या करना चाहिए, कैसे वो अपना प्रशासन, कैसे वो आपका कार्य कर सकता है, वो इसमें देखने को मिलता है। इसी को आपके 7 अंग बोले गए हैं, और इसी 7 अंगों को ही हम साप्तांगिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जल्दी से इनका नाम भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये याद रखना कि सबसे पहला जो आपका साप्तांगिक सिद्धांत का पहला अंग है वो किसको माना गया, आपके राजा को। अगर देखा जाए राजा जो है आपके, राजा के बाद अगर देखा जाए राज किस पे करता है, आपके जनता पे राज करता है, और जनता जो रहती है किस पे रहती है, आपके जनपदों में रहती है। तो ये याद रखना, जो जनपद हो जाएगा इसका आपका दूसरा अंग हो जाता है। अब तीसरा देखा जाए तो राजा अपना स्वयं जो रहता है वो कौन से दुर्ग में रहता है, तो तीसरा आपका दुर्ग हो जाएगा। राजा अपने कार्य में सहयोग के लिए जो है किसकी नियुक्ति करता है, आपके सामंत की नियुक्ति करता है। तो याद रखना अगला सामंत हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो उसने जो है आपकी सेना, अगला जो है आपके साप्तांगिक सिद्धांत में सेना का उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ अगर इसमें देखा जाए तो इन सबको देने के लिए धन भी होना चाहिए, कोष भी होना चाहिए, तो कोष की स्थापना कर रखी है। और अब इसमें अगर देखा जाए साथ ही साथ लास्ट जो है वो कौन हो गया, आपका मित्र हो गया। तो यानी कि जो आपके इसमें कौटिल्य जो है साप्तांगिक सिद्धांत में जो है इन 7 अंगों की चर्चा करते हैं, जिसमें आपका कौन सा हो जाता है, राजा पहला हो गया, इसके बाद आपका जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, सामंत हो गया, सेना हो गया, और आपका कोष हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा, मित्र। तो ये याद रखना, आपके 2 2 4 6 कितना हो गया, आपके 7 हो गए। अब यहां पर देखा जाए तो राजा जो है शरीर के अंग से जो है इनकी आपकी तुलना करता है, अर्थात राजा जो है आपके मस्तिष्क के समान है बोलता है, यानी कि मस्तिष्क जो है आप सबसे पहले राजा जो है आपके सर के समान है। राजा जो है किसके समान है, सर के समान है। और अगर देखा जाए जो इसमें आपकी सेना होती है, सेना आपके मस्तिष्क के समान होती है, यानी कि इसकी तुलना आपके शरीर, अगर शरीर के अंगों में देखा जाए तो सर से तुलना की गई है, मस्तिष्क की तुलना आपके किससे की गई, सेना से की गई है। आंख जो है आपके कौन हो जाएंगे, सामंत हो जाएंगे, और आपकी भुजाएं उसकी जो हो जाएंगी, दुर्ग हो जाएंगे। जो उसकी जांग होगी, पैर होगी, वो कौन सा हो जाएगा, जनपद हो जाएगा।
जाएगा। और मित्र को कान की संज्ञा दी गई है और कोश को जो है किसकी संज्ञा दी गई है, आपके मुख की संज्ञा दी गई है। तो साप्तांगिक सिद्धांत में आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं और शरीर के किस अंगों के साथ इसकी तुलना की गई है ये आपको याद रखना है। तो ये अगर देखा जाए तो हमने ये आपके किसके बारे में देखा, आपके अर्थशास्त्र के बारे में ये पढ़ा। अब दूसरा अगर देखा जाए तो इसी में याद रखना, इसने कभी चंद्रगुप्त का उल्लेख यहाँ पर नहीं कर रखा है। और ये भी याद रखना कि इसी किताब में अगर देखा जाए कि शत्रुओं का शत्रु आपका मित्र होता है, ये भी आपका जो है कौन कहता है, आपका कौटिल्य कहता है। अब अन्य किताबों में अगर देखा जाए तो हमें इसकी जानकारी जो है आपके कलहण द्वारा लिखी गई आपके राज तरंगिणी से देखने को मिलेगा। दूसरी किताब जिसका नाम क्या है, आपका राज तरंगिणी है, इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये आपके कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, पहला ऐतिहासिक आपका ग्रंथ इसे कहा जाता है। लेकिन इसमें हमें अगर देखा जाए तो आपका श्रीनगर की स्थापना जो है वो आपके झेलम नदी के किनारे करने वाला कौन था, आपका अशोक था। इसकी जानकारी जो मिलती है हमें किसमें मिलती है, आपके कलहण की राज तरंगिणी में। तो ये याद रखना, कलहण की जो किताब है राज तरंगिणी, ये एक ऐतिहासिक आपका ग्रंथ इसे माना गया है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। और उसी कश्मीर में जो श्रीनगर की स्थापना करने वाला है उसका नाम क्या है, आपका अशोक है, जिसने झेलम नदी के तट पर किया था। इसकी जानकारी कौन देता है, आपका राज तरंगिणी का आपका कलहण देता है। इसके अलावा देखा जाए तो तीसरा अगर देखा जाए तो हमें आपका मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस जो किताब लिखी है वो आपके किसके द्वारा लिखी गई है, आपके विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो हमें इसमें भी जो है जानकारी किसकी मिलती है, इसमें अगर देखा जाए तो हमें आपके नागवंश भी देखने को मिलते हैं, नंद वंश की जानकारी भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ जो है मौर्य वंश की जानकारी भी देखने को मिलती है किसमें, आपके मुद्रा राक्षस में। ये याद रखना, ये आपके संस्कृत भाषा में आपका लिखा गया है, इसीलिए इसे आपके संस्कृत का पहला जासूसी ग्रंथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये याद रखना, बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो क्या करते हैं, आपका इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो हिंदी अनुवाद भी आप इसमें याद रखना कि किसने कर रखा है, आपके इसमें आपके हरिश्चंद्र ने आपका इसका हिंदी में अनुवाद कर रखा है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपके नायिका विहीन जो ग्रंथ है वो किसको माना जाता है, आपके मुद्रा राक्षस को ही आपका माना जाता है। तो मुद्रा राक्षस में आप इतना याद रखना कि हमें जो जानकारी देता है आपके नंद और मौर्य और नागवंश, शिशुनागवंश इनकी देता है। और ये पहला संस्कृत में लिखा गया पहला जासूसी ग्रंथ है। अगला इसमें देखा जाए तो हमें इनके साथ साथ जो है आपके जैसे आपका दीपवंश हो गया, दीपवंश में भी इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। ऐसी किताब है जिसका नाम आपका महावंश है, इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। ये सिंगली ग्रंथ है, अर्थात ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें आपके अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या करी गई और हत्या के बाद उसे सत्ता स्थापित करी। इसकी जानकारी जो है हमें सिंगली ग्रंथ से देखने को मिलता है जिनका नाम दीपवंश और कौन सा है, महावंश। इसी के साथ साथ अगर एक ग्रंथ और आपका बौद्ध का देखा जाए तो इसका नाम आपका दिव्यावदानम है। तो दिव्यावदानम किताब में जो है तक्षशिला में बिंदुसार के समय पे तक्षशिला में जब विद्रोह हो रहा था तो इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजा जाता है, बाद में बिंदुसार अशोक को यहाँ पर भेजता है। अशोक जो है आपका इस विद्रोह को बड़ी आसानी से समाप्त कर देता है। इसका उल्लेख जो कहाँ पर हो रखा है, आपके दिव्यावदानम पे। तो तक्षशिला के विद्रोह को अशोक समाप्त करता है, इसकी जानकारी कौन देता है, आपका दिव्यावदानम देता है। अर्थात हमें आपके मौर्य वंश की जानकारी इसमें भी देखने को मिलती है। इसके अलावा देखा जाए तो जैन ग्रंथ अगर देखा जाए आपका भगवती सूत्र हो गया और हेमचंद्र द्वारा लिखी गई परिशिष्ट पर्वन होगी, इसमें भी देखने को मिलेगा। तो परिशिष्ट पर्वन हो गया, भद्रबाहु द्वारा लिखा गया आपका कल्पसूत्र हो गया, इसमें भी हमें इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। और ये याद रखना कि भगवती सूत्र में भी इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। अगला जो है इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है हमारे धार्मिक ग्रंथ देखा जाए, पुराण जो है, पुराणों में भी इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। और याद रखना पुराणों के अनुसार ही जो है मौर्य ने 137 साल शासन कर रखा है। इस 137 साल का शासनकाल जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, पुराणों में। यानी कि पुराणों में अगर देखा जाए पुराणों का अंतिम संकलन आपके गुप्त वंश के समय पर हो रखे हैं। महाभारत, रामायण, इन सभी चीजों को अगर आप देखोगे इसका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ। तो यहाँ पर पुराणों का संकलन भी आपके गुप्त काल में हो रखा है। तो ये याद रखना, इसमें 137 साल शासन किया किसने, मौर्यों ने। इसकी जानकारी हमें आपका यही देता है। अब इसके अलावा एक चीज इसमें छूटा हुआ है, वो है आपका इंडिका। यानी कि एक आपका इंडिका किताब है जो किसके द्वारा लिखी गई है, आपके मेगस्थनीज के द्वारा आपकी लिखी गई है। आपको ये याद रखना है मेगस्थनीज जो है भारत में नियुक्त पहला राजदूत है। यानी कि भारत में नियुक्त पहला राजदूत कौन हो जाएगा, आपका मेगस्थनीज हो गया। इसमें देखा जाए तो इसने किताब लिखी थी आपकी इंडिका। अब अगर हम इस पे बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम आपका स्वान बेक है।
आप इसको ऐसे याद रखना कि स्वानबेक जो है एक आपका व्यक्ति जिसने आपके 1848 में आपकी किताब लिखी गई अथवा संकलन किया है। अब यहाँ पर यह है कि जो इंडिका है इसकी मूल प्राप्ति हमें प्राप्त नहीं है, यानी कि जो आपका देखा जाए जो मूल पुस्तक है इंडिका जो मैगस्नीज द्वारा लिखी गई ये हमारे पास प्राप्त नहीं है, यानी कि इसके कोई भी अंश यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहीं पर एक व्यक्ति है जिसका नाम आपका स्वानबेक है। ये क्या करता है, जो यूनानी इतिहास है उस यूनानी इतिहास को पकड़ता है और उसमें उन यूनानी इतिहासकारों ने जहां जहां पर आपके इंडिका की बात कर रखी, मैगस्नीज की बात कर रखी है, उन सबको उठाकर एक किताब का संकलन करता है, वही आपका इंडिका है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्वानबेक ने क्या कर रखा है, केवल इसका आपका संकलन कर रखा है, आपको ये याद रखना है। और कब कर रखा है, आपके 1848 में कर रखा है। और इसी में मैकिंडल है, इसी में आपको एक मिलेगा, आपका मैकिंडल मिलेगा। इस व्यक्ति ने 1891 में क्या कर रखा है, इसका आपके अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर रखा है। तो आपको ये याद रखना है कि मूल रूप में हमें इंडिका देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसका संकलन जो है आपके स्वानबेक ने 1848 में किया और इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है मैकिंडल ने कर रखा है 1891 में। तो इन चीजों को आप याद रखना। इसके अलावा अब देखा जाए मैगस्नीज के इंडिका में अगर कुछ जानकारी की बात की जाए, सबसे पहले ये याद रखना इसमें जो है आपके पाटलिपुत्र की चर्चा हुई है, यानी कि पाटलिपुत्र को इसमें पालीबोथ्रस के नाम से जाना गया। पालीबोथरा या पालीबोथ्रस जो है किसको कहा गया, पाटलिपुत्र को ही। तो ये याद रखना पाटलिपुत्र का उल्लेख जो है मैगस्नीज करता है पालीबोथ्रस नाम से करेगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, उसमें कहीं पर भी चंद्रगुप्त का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, वो उसे केवल सम्राट के रूप में जानता है, यानी कि सम्राट जरूर उसके बारे में लिखता है। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त की जानकारी देने वाली किताब है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके इस समय पे आपका जो है आपके इंडिका में हमें इसकी जानकारी जरूर देखने को मिलेगी। अब इसके बाद इसमें देखा जाए तो इसने कई चीज़ें लिख रखी, जैसे भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, और जैसे देखा जाए भारत के लोग आपके जो लेखन कला है उससे परिचित नहीं थे, भारत में आपकी जो है दास प्रथा है जो देखने को आपकी नहीं मिलती है। ऐसी देखा जाए तो इसने इसमें आपका एग्रोनोमोई आपके एक अधिकारी की चर्चा कर रखी है, इसी में जो है इसने आपके एस्ट्रोनोमोई की चर्चा कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, आपके इंडिका से। अगर देखा जाए तो इसकी बातों में अगर देखा जाए कोई भी सत्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय पे एक अकाल पड़ा था। इसी में आपका अकाल के दौरान जो था आपके जो इस समय पे भद्रबाहु जो थे श्रवणबेलगोला चले जाते हैं स्थूलभद्र को छोड़कर, बाद में उनमें विवाद होता है। तो ये आपका पहली जैन संगति होती है, आपने पढ़ा था, यानी कि अकाल इसके समय पड़ा हुआ है। लेखन कला की बात नहीं करते, इतना बड़ा राइटर जिसका नाम कौटिल्य है उसने अर्थशास्त्र लिख रखा है, जिसे हम आपका भारत का मैकियावेली के नाम से हम उसे जानते हैं। तो यहाँ पर वो उसका भी उल्लेख नहीं करता है, और ये यहाँ पर आपके दासों का उल्लेख नहीं करता। इससे एक चीज तो ये प्रतीत होती है कि इस समय पे दास की स्थिति अच्छी थी, अर्थात दास अर्थात गुलाम की तरह नहीं हुआ करते होंगे, तो यानी कि उनकी स्थिति जो थी थोड़ी बहुत अच्छी थी, इसी वजह से इनका जिक्र भी जो है आपके इंडिका में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ देखा जाए इसने जो है आपके एग्रोनोमोई जो सड़क अधिकारी होता था उसका जिक्र कर रखा है, अर्थात इसने एग्रोनोमोई जो है सड़क अधिकारी को यहाँ पर कह रखा है। और साथ ही साथ देखा जाए इसने एस्ट्रोनोमोई का भी नाम देखने को मिलता है, यानी कि जो प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसी को आपके एस्ट्रोनोमोई के नाम से आपका जाना गया। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे अगर देखा जाए डायनोसियस जो है यहाँ पर एक भगवान जो है आपके शिव के बारे में उल्लेख किया गया है, और जैसे यहाँ पर आपका हेराक्लिस भी देखने को मिलता है, और हेराक्लिस जो है भगवान कृष्ण के लिए। आप ये कह सकते हो कि आपका इंडिका में मैगस्नीज ये कहना चाहता है कि इस समय में भारत के लोग दो देवताओं की पूजा करते हैं। एक देवता आपके कौन से हो गया, आपके डायनोसियस हुए, और उन जो आपके भगवान शिव थे, और एक कौन हो गया, हेराक्लिस हो गए, जो भगवान आपके कौन हो गए, कृष्ण। तो ये सब उल्लेख कौन करता है, आपका मैगस्नीज क्या करता है, अपनी किताब किसमें करता है, इंडिका में। लेकिन इसका संकलन करने वाला व्यक्ति मैंने आपको बताया स्वानबेक हो गया, और आपका मैकिंडल जो हो गया वो क्या करता है, इसका आपका अंग्रेजी में अनुवाद करता है। तो आप ये याद रखना, हमें जो है आपके ये जानकारी के स्रोत मिलते हैं, यानी कि किसकी जानकारी देखने को मिलती है, आपके मौर्य वंश की। तो ये मौर्य वंश की जानकारी थी। अब हम इसमें जो पढ़ेंगे आपका जो वंश, आपका शासकों के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला शासक इसमें आपका कौन सा रहेगा, आपका चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला अगर देखा जाए तो पहला शासक इसमें हमें कौन देखने को मिलता है, आपका चंद्रगुप्त देखने को मिलेगा। अब चंद्रगुप्त का अब टाइम पीरियड देखा जाए, पहला शासक इसका नाम क्या है, आपका चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो आपके 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व अधिकतर किताबों में ऐसा लिखा गया है, कहीं अलग अलग किताबों में, क्योंकि यूनानी इतिहासकार जो हैं वो ऐसे आपके 322 से लेके 184 ईसा पूर्व के आसपास में मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए हमारे ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो इसमें इससे आपका 323 से लेके आपका 185 तक पूरा शासनकाल हो गया। इसका शासनकाल जो मिल रखा है आपका कितना हो गया 298। ये याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है आपके 323 से लेके आपके 298 रहता है। और अगर यूनानी इतिहासकारों की बात करें तो 122 से लेकर 184 तक जो पूरा का पूरा शासनकाल है ये किसका है, आपके मौर्यों का है। तो इसमें सबसे पहले हम चंद्रगुप्त की बात करने वाले हैं मौर्यों में। सबसे पहला देखा जाए तो भारत का पहला आपका ऐतिहासिक शासक इसी को कहा जाता है। भारत का पहला ऐतिहासिक शासक कौन हो गया, आपका मौर्य हो गया, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्योंकि इससे पहले हमें किसी भी आपके राजा के बारे में, यानी कि आप कह सकते हो किसी का भी ऐसा ऐतिहासिक विवरण देखने को नहीं मिलता है। जैसे अब यहाँ पर चंद्रगुप्त शासन बनता है तो हमें सारा ऐतिहासिक जानकारी यहाँ पर देखने को आगे को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर जो है भारत को दास मुक्त जो करता है, दास्ता से जो मुक्त करता है, जो आपके भारत को दास्ता से मुक्त करने वाला राजा भी यही है। भारत को दास्ता से मुक्त करने वाला राजा आपका चंद्रगुप्त है। इससे पहले हमने सिकंदर पढ़ा था। सिकंदर में मैंने आपसे कहा कि सिकंदर जब यहाँ पर देखा जाए तो उसकी सेना जैसे ब्यास नदी पर पहुंचती है तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। उसके बाद सिकंदर जो है वो यहाँ पर क्या करा, 12 यज्ञ वेदिकाएं बनाता है अपने विजय प्रतीक के रूप में, और आपके ब्यास नदी से क्या करता है, आपका चला जाता है। तो उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर अपने प्रतिनिधि रखता है, अपने गवर्नर रखता है। उन गवर्नरों को ही आपके उनके यूनानी में आपका क्षत्रप कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि आपके क्षत्रप व्यवस्था लेके आने वाला कौन था, आपका सिकंदर था। अब यहाँ पे इस समय पे भारत में चंद्रगुप्त के समय पे आपके कई सारे आपके क्षत्रप देखने को यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ये याद रखना कि ये क्षत्रप जो हैं वो आपके गवर्नर के रूप में है, जो आपके किसके शासनकाल में दिखेंगे, आपके चंद्रगुप्त से पहले देखने को मिलते हैं। इन सभी को मार भगाता है यहाँ से कौन सा, चंद्रगुप्त। इसीलिए बोला जाता है कि आपके भारतीयों को दास मतलब यहाँ दास्ता से मुक्त करने वाला राजा भी आपका कौन है, इसका नाम क्या मिलेगा, आपका चंद्रगुप्त देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके बाद अगर देखा जाए इसके प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। अर्थात जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जानकारी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये याद रखना इसमें कुछ जनश्रुतियां देखने को मिलती है, अनुश्रुतियां देखने को मिलती है। पहला ये है कि जो एक आपका मुरा नामक एक आपकी दासी थी, ये प्रेम किससे करती, घनानंद से प्रेम करती है। तो अब इसी से आपका एक पुत्र से उत्पन्न होता है जिसका नाम इसने आपका क्या रखा, चंद्रगुप्त रखा। मुरा होने के वजह से ही, माता का नाम मुरा था, इसी वजह से इसने अपने वंश का नाम क्या रख रखा है, आपका मौर्य वंश आपका रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहीं पर एक क्षेत्र आपका देखने को मिलता है, मौर्य करके एक क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये आपका जो था, यहाँ पे मयूर ज्यादा होते थे इसीलिए इसे मौर्य के नाम से जाना जाता था। एक जनपद था, इस जनपद का एक प्रशासक का जो पुत्र था वो कौन था, चंद्रगुप्त था। कहते हैं कि इस प्रशासक की हत्या जो है आपके घनानंद कर देता है, और घनानंद से बचने के लिए इसकी जो पत्नी थी वो आपके अपने पुत्र को लेकर जंगल में चली जाती है, और उस जंगल में उसे एक शिकारी मिलती है, उस पुत्र को शिकारी को दे देती है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इस चंद्रगुप्त का पालन पोषण क्या है, वही शिकारी आपका करेगा। अब देखा जाए तो आपका जो घनानंद था, कल हमने क्लास में बात की थी कि घनानंद ने जो था आपके कौटिल्य का अपमान किया था। कौटिल्य इस अपमान का बदला लेने के लिए आपका कह सकते एक राजा नियुक्त करना चाहता था, पहले एक राजा के अंडर रहना चाहता था। इसी वजह से उसने क्या किया, जब वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसे राजकिलम खेल खेलते समय एक आपका बच्चा दिखता है, और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर वो उसको क्या करता है, घनानंद के लिए आपका प्रयोग करता है। कहा जाता है कि उसे आपके अस्त्रों की सारी शिक्षा देने के बाद वो क्या करता है, आपके चंद्रगुप्त की सहायता से आपके घनानंद की हत्या कर देता है, और यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना करता है जो कौन था, आपका मौर्य वंश था। तो ये याद रखना, जब यहाँ पर एक आपके शिकारी को इसकी माता से देके चली जाती है, जब घनानंद का यहाँ पर आपका अपमान होता है, जब वो तक्षशिला की ओर जा रहा होता है, तो रास्ते में राजकिलम खेल खेलते समय उसे एक बच्चा दिखता है जो वही शिकारी का आपका बेटा है, यानी कि शिकारी ने उसे पाला है। तो 1000 कर्षार्पण में आपका जो राजा था चंद्रगुप्त जो था, इसको खरीद लेता है आपका कौन, आपका
आपका कौटिल्य, तो इस तरीके से ये क्या करता है, घनानंद की यहाँ पर क्या करेगा, आपकी हत्या कर देगा। तो अब यहाँ से जो आपकी कहानी स्टार्ट होगी, अब यानी कि इसके शासन काल में हमें और चीजें क्या क्या देखने को मिलती है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो इसने अपने राज्य का विस्तार आपके हिंदुकुश पर्वत तक कर रखा, अर्थात कहा जाए तो इसने अपने राज्य का अधिकतम आपका विस्तार आपका करा हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके शासन काल में जो था आपका सेल्यूकस निकेटर जो था आपका आक्रमण करता है। ये याद रखना कि जब सभी क्षत्रपों को यहाँ से इसने हटाया था तो यहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम हमें आपका सेल्यूकस निकेटर देखने को मिलता है। सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर आपका बदला लेने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जब सेल्यूकस निकेटर आपके इससे आपका सामना होता है तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर की यहाँ पर आपकी हार हो जाती है। कब होता है, 305 में युद्ध होता है। इस युद्ध में आपकी संधि होती है। संधि में देखा जाए तो सबसे पहले ये याद रखना कि संधि में जो था आपके इसकी पुत्री जिसका नाम हेलेना था, इसका विवाह किसके साथ होने वाला था, आपके चंद्रगुप्त। संधि में ही किया, संधि हुई, संधि में कहा गया कि वो उसकी पुत्री के साथ विवाह करेगा जिसका नाम क्या है, हेलेना। इसी का बेटा जिसका नाम आपका जस्टिन देखने को मिलता है। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरे में एक आपका राजदूत जो है ये नियुक्त किया जाएगा, अर्थात इसीलिए जो मेगास्थनीज है इसे राजदूत के रूप में आपका भेजा गया। अब ये याद रखना इसी में जो है आपके 4 प्रांत आपके सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दिए। उसी में सबसे पहला क्षेत्र है जिसे हम काबुल के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका कंधार वाला क्षेत्र हो गया। और तीसरा आपका देखा जाए इसमें आपका हिरात वाला क्षेत्र हो गया। और चौथा इसमें देखा जाए तो कौन सा हो गया, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र 4 प्रांत थे ये आपको किसको दे रखे हैं, आपके चंद्रगुप्त को दे रखे हैं। किसने दे रखे हैं, आपके सेल्यूकस निकेटर ने दे रखा है। इस समय अगर काबुल को देखा जाए तो इसी को आपका पेरोपेनिस डाई के नाम से जाना जाता था। आप लिख सकते हो कि आपके पेरोपेनिस डाई जो है, पेनिस डाई के नाम से किसको जाना जाता था, आपके काबुल को जाना जाता था। अराकोशिया जो है, और अराकोशिया जो है वो किसके नाम को जाना जाता था, आपके कंधार के नाम को जाना जाता था। इसी में जो है एक चीज और याद रखना, एरियाना जो है ये याद रखना कि एरियाना जो है किसको कहा जाएगा, आपके हिरात को। जेंड्रोसिया जो है आपके, जेंड्रोसिया जो है किसको कहा जाएगा, बलूचिस्तान को कहा जाएगा। तो ये 4 के 4 प्रांत जो है किसको दे दिए, आपके सेल्यूकस निकेटर ने आपके चंद्रगुप्त को दिए। और चंद्रगुप्त ने क्या किया, आपके सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी दे रखे, आपके 500 हाथी। तो आपको इसमें ये याद रखना है। अब अगर हम बात यहाँ पर इसके नामों की बात करें तो ये याद रखना कि यहाँ पर अगर देखा जाए इसे आपके सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपके एंड्रोकोटस के नाम से भी आपको जाना जाता है। कहने का मतलब है कुछ इतिहासकार इसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य ना कहकर इसे आपको कोई सेंड्रोकोटस कहता है और कोई एंड्रोकोटस कहता है। अब अगर सेंड्रोकोटस की बात करें तो जैसे आपका स्ट्रैबो हो गया, ये याद रखना, जैसे आपका स्ट्रैबो हो जाता है। और इसी में आपका देखा जाए तो स्ट्रैबो के बाद अगर देखा जाए तो जस्टिन हो गया, ये भी क्या है, जस्टिन हो गया, एरियन हो गया। ये सब के सब इसे क्या बोलते हैं, आपके सेंड्रोकोटस के नाम से इसका नाम लेते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो दूसरा आपका एंड्रोकोटस है, एंड्रोकोटस में देखा जाए तो यहीं पर जो है आपका एक आपको इतिहासकार मिलेगा जिसे प्लूटार्क बोलते हैं। तो प्लूटार्क इसको क्या बोलता है, आपका एंड्रोकोटस। इसके अलावा अन्य इतिहासकार भी कई इसके अलग अलग नाम लेते हैं। तो ये याद रखना, इसको आपको सेंड्रोकोटस, इसको आपका एंड्रोकोटस कहा जाता है। इसी में आपके स्ट्रैबो, जस्टिन और आपका एरियन जो है सेंड्रोकोटस कहता है, और एंड्रोकोटस जो है इसे कौन कहता है, आपका प्लूटार्क कहता है। अब इन्हीं सबको विलियम्स जोन्स ने क्या किया, 1793 में इन सब का एक समीकरण बनाया। उन्होंने कहा जो भी जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ही राजा है जिसका नाम क्या है, आपका चंद्रगुप्त। अर्थात आप कह सकते हो एंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त किसने कहा, आपका इसमें 1793 में जिसका नाम विलियम जोन्स था उसी ने आपका ये आपका नाम आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है। इसके साथ साथ अगर चंद्रगुप्त में हम कुछ बातें और करें तो ये याद रखना, इसने जो था आपका जो काठियावाड़ गुजरात है, इस काठियावाड़ गुजरात में आपका झील बना रखा है जिसका नाम सुदर्शन झील है। यानी कि सिंचाई के लिए किसका इस्तेमाल करता था, सुदर्शन झील का इस्तेमाल करता था। सुदर्शन झील, इस सुदर्शन झील को बनाने वाला जो राजा है इसी का नाम क्या है, आपका चंद्रगुप्त है। ये याद रखना, बनाया किसने है, आपके चंद्रगुप्त ने इसको बना रखा है। और ये किसकी सहायता से बना रखा है, आपका पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से। पुष्यगुप्त वैश्य, आप ये कह सकते हो कि जब आपके सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में इसका गवर्नर जो था इसका नाम क्या था, आपका पुष्यगुप्त था। इसी के शासनकाल में चंद्रगुप्त ने वहां पर आपका एक सुदर्शन झील का आपका क्या कर रखा है, निर्माण कर रखा है। बाद में अशोक के शासनकाल में ये इसका आपका पुनर्निर्माण करवाएगा। और यहीं पर आपका यवन राज जो तुषाप है, यवन राज तुषाप जो है ये सौराष्ट्र का उस समय पर आपका गवर्नर रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो
इसी में अगर देखा जाए तो इसमें जैसे हमने सबसे पहले आपका ये आपका चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त के समय में हमने देखा इसमें कौन सा आ जाएगा आपका पुष्यगुप्त वैश्य आ जाएगा। ऐसे आपके अशोक के समय में आपका कौन सा आ जाएगा यवनराज तुषार आ जाएगा। ऐसे आपका रुद्रदामन जो था इसके शासनकाल में भी शक वंश का शासक है, इसके समय पे जो आपको दिखेगा सुविशाख देखने को मिलेगा। याद रखना अपने राजकीय खर्चे से जिसने सुदर्शन झील का आपका निर्माण का कार्य करवाया था, पुनर्निर्माण का कार्य, वो रुद्रदामन था जो किस वंश का आपके शक वंश का है। और इस समय सौराष्ट्र का अधिकारी क्या नाम था उसका सुविशाख हमें देखने को मिलता है। और बाद में स्कंदगुप्त के समय में भी हमें इस झील का आपका निर्माण पुनर्निर्माण देखने को मिलता है। इस समय पे इसका अधिकारी कौन था आपका चक्रपाली था। ये याद रखना कि जो आपके चंद्रगुप्त के समय पे आपके सौराष्ट्र का आपका गवर्नर जो था उसका नाम पुष्यगुप्त वैश्य था, और यवनराज तुषार अशोक के समय हो गया, और रुद्रदामन के समय पे आपका कौन सा हो जाएगा आपका सुविशाख हो जाएगा। और ऐसी आपका स्कंदगुप्त के समय पे जो देखने को मिलता है इसका नाम क्या है आपका चक्रपाली है। तो इस तरीके से सुदर्शन झील का निर्माण जो था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के ही आपके समय पे हो रखा है। अब यहाँ पर अगला देखा जाए तो इसमें अगर हम देखें तो इस समय पे जो था आपके 312 ईसा पूर्व के आसपास में उत्तर भारत में एक अकाल पड़ जाता है। और इस अकाल के कारण जो था आपने देखा होगा कि जो आपका भद्रबाहु था, हमने जैन धर्म में पढ़ा था, भद्रबाहु जो था वो आपके श्रवणगोल बेला आपका चला जाता है। और इसके बाद आपका स्थूल भद्र यानी कि दो जैन धर्म जो था, जैन धर्म के दो प्रमुख हुआ करते थे, एक आपका भद्रबाहु था, एक आपका स्थूल भद्र था। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये तो आपका जो आपका जैन धर्म है, मठ है, उसको छोड़ के आ जाता है। और बाद में जब अकाल समाप्त होता है ये दोबारा से वहां पर जाएगा। और अब स्थूल भद्र इसमें मठ के नियमों को लेकर आपके कुछ विवाद होता है। और इसी के समय में आपका जो जैन धर्म है वो आपका सबसे पहले जैन की पहली बौद्ध संगति बुलाई जाती है आपके पाटलिपुत्र में। कब बुलाई जाती है 300 ईसा पूर्व में। और इसी में आपका जो था जैन धर्म जो था आपके दो भागों में बढ़ जाता है। एक को हम आपके श्वेतांबर बोलते हैं और दूसरा कौन सा हो गया आपका दिगंबर हो गया। यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर, जो नग्न अवस्था में रहते थे उसे आपके दिगंबर के नाम से जानते हैं। ये हम आपका जो है आपके जैन धर्म में डिटेल में पढ़ चुके। अब आप ये याद रखना कि इसके समय में आपका एक पॉइंट ये बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, आपका जैन जो संगति थी, पहली जैन संगति यानी कि सम्मेलन का आयोजन आपके किसने किया था, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने ही आपका करा हुआ है। अब इसके बाद देखा जाए तो इसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम आपका हेलेना देखने को मिलता है, एक पत्नी का नाम इसमें आपके दुर्धरा देखने को मिलता है। याद रखना इसी का बेटा जो होगा इसका नाम आपका जस्टिन होगा। बाद में ये इसे सत्ता प्राप्त देने के लिए कई सारे आपके षड्यंत्र रचती है। और इसके बाद दुर्धरा आपकी इसकी दूसरी पत्नी होगी, और इसी दुर्धरा का बेटा था जिसका नाम हमें बिंदुसार देखने को मिलेगा। याद रखना कि इसी के समय पे जो आपका कौटिल्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करता था, थोड़ा थोड़ा आपके जहर दिया करता था, ताकि अगर किसी ने उसे जहर दिया तो उसका असर उस पर ना हो। तो इसी में क्या होता है, वो जहर को आपके दुर्धरा क्या करती है, आपके खा लेती है। अब उस समय पे उसके गर्भ में कौन था, आपका बिंदुसार था। इसीलिए इसका नाम बिंदु इसलिए पड़ गया कि जहर के कारण इसके माथे पे ऐसे आपके बिंदु देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। अब जब इसके आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करता है, इसके पेट से आपके दुर्धरा के पेट से जो था वो बिंदुसार को निकाल लेता है। बोलते हैं कि तलवार से काट कर ही उसने आपके बिंदुसार को निकाल दिया। इसीलिए पहला सिजेरियन से आपका होने वाला राजा ही ये है, आपका कौन है, बिंदुसार है। तो बिंदुसार के बारे में हम डिटेल में आपके कल की क्लास में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना याद रखना कि दुर्धरा का बेटा है जिसका नाम आपका क्या है, आपका बिंदुसार है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 298 ईसा पूर्व के आसपास में 298 ईसा पूर्व के आसपास में ये अपने शासन जो आपका इसका शासन था ये अपने बेटे बिंदुसार को देके आपका चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आपका श्रवणगोल बेला में चला जाता है, श्रवणगोल बेला। और यहीं पर क्या करता है, आपके भद्रबाहु के कहने पर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देता है। इसीलिए यहाँ पर कर्नाटक में है तो चंद्रगिर पर्वत भी एक देखने को मिलता है, वो आपके इसी के नाम पर है आपका। तो ये याद रखना इसकी मृत्यु कब हो रखी है, आपके 298 आपके ईसा पूर्व में। कहाँ पर हो रखी है, आपके श्रवणगोल बेला। इसीलिए उसे आपका जो है चंद्रगिर पर्वत के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो ये आपका पहला शासक था जो आपका कौन सा था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने ये पढ़ा। सबसे पहले अगर देखा जाए हमने कल इसमें ये चर्चा की थी कि हमने सबसे पहले बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आपके हरियक, नाग, नंद और उसके बाद अब मौर्य वंश आपका शुरू हो रहा है। इसमें जानकारी के स्रोत देखा जाए तो सबसे पहले हमें आपके अर्थशास्त्र में इससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे मौर्य का प्रशासन कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। हमने साप्तांगिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि जो 15 मंडल है उसमें से आपका मंडल
योनि में आपका जो है छठे में आपका सप्तांगी सिद्धांत के बारे में आपका दिया गया है। उसके बाद कल्हण की राजतंगड़ी होगी, आपका मुद्रा राक्षस हो गया, साथ ही साथ आपके जो जैन ग्रंथ है दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, आपका दिव्य दान हो गया। और जैन ग्रंथ देखा जाए आपके जैसे भद्रबाहु द्वारा लिखे कल्प सूत्र हो गया, जैसे आपका भगवती सूत्र हो गया, परिशिष्ट पर्वन हो गया, इससे हमें जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद इंडिका है जो मैगस्नी द्वारा लिखी गई है, इसमें भी हमें इसकी जानकारी देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद हमने चंद्रगुप्त के बारे में बात करी कि चंद्रगुप्त ने सबसे पहले देखा जाए माता मूरा, इसकी माता मूरा थी इसलिए इसने मौर्य वंश रखा। अब इनके मोर पालने वाले इसके आपके पूर्वज थे, इसीलिए इसने आपका कहा जाता है कि इसने भी आपका मौर्य वंश तब रखा क्योंकि प्रारंभिक जानकारी को स्पष्ट देखने को नहीं मिलती है। और इसमें देखा जाए 305 में इसका युद्ध होता है, किसके साथ होता है, आपका सेल्यूकस निकेटर के साथ होता है। और संधि होती है, संधि में विवाह किसके साथ होता है, हेलेना का, इसीलिए पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह जो है इसी को आपका माना गया। इसके बाद हमने देखा इसके नामों का उल्लेख देखा, कोई इसे सेंड्रोकोटस बोलता है, कोई इसे एंडोकोटस बोलता है, लेकिन इसे 1793 में एक चंद्रगुप्त जो नाम दिया था वो आपका विलियम जोस ने दे रखा है, ये याद रखना। इसी के साथ सुदर्शन झील के बारे में हमने इसमें पढ़ा जो सौराष्ट्र में आपका स्थित है। इसके बाद जो था आपके 312 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। उसी अकाल के दौरान भद्रबाहु स्वर्ण गोलबेला चले जाते हैं। वापस आने के बाद जो था जैन धर्म में आपका विवाद हो जाता है स्थूल भद्र और किसके बीच में, भद्रबाहु के बीच में। इसीलिए पहली जैन संगति का आयोजन कौन कराएगा, आपका चंद्रगुप्त कराएगा। कहाँ कराएगा, पाटलिपुत्र में कराएगा। और ये याद रखना स्थूल भद्र को क्या बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये हम जैन धर्म में भी बात कर चुके हैं। इसके बाद देखा जाए इसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हेलेना है, एक का नाम क्या है आपका दुर्धरा है। हेलेना के पुत्र का नाम ही आपका जस्टिन देखने को मिलता है और दुर्धरा के बेटे का नाम क्या देखने को मिलेगा, आपका बिंदुसार। और 298 ईसा पूर्व में जो है वो आपके संलेखना विधि से ये स्वर्ण गोलबेला में अपने प्राण त्याग देता है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त आपका जो मौर्य है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। कल हम इसमें जो शासक पढ़ेंगे आपका बिंदुसार और दूसरा शासक कौन होगा, आपका अशोक। आज के लिए इतना करेंगे, धन्यवाद।